तो सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका बहुत बहुत स्वागत। और 1 जुलाई 2026 है, हैप्पी डॉक्टर्स डे है, सबको शुभकामनाएं। और हम आज बुधवार है तो बुधवार को हम प्रिंसिपल ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन का डिस्कशन करते हैं जीएनएम के रूप में। हम्म। और हम कई बार पहले भी इसको डिस्क्लेमर दे चुके हैं कि ये केवल हमारा जीएनएम को पढ़ना हमारे डायग्नोसिस के लिए, होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए हेल्पफुल बनाने के लिए हम इसकी स्टडी करते हैं। बाकी उन्होंने जिस तरह से ट्रीटमेंट किया उसका अनुसरण हम करते नहीं है भाई। हम प्योर होम्योपैथिक प्रैक्टिस के रूप में ही अपना ट्रीटमेंट देते हैं लोगों को। बिल्कुल। तो इसमें बेसिकली चल रहा है दोस्त, डॉक्टर अमितपाल भाई, हमारे जो ऑर्गन्स हैं या टिश्यू ब्रेन। हैं उनमें कौन कौन सा कॉन्फ्लिक्ट, कौन कौन सा परसेप्शन अफेक्ट करता है। हम्म। तो इस क्रम में लीवर पैरेन्काइमा है। आज लीवर पैरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो इसमें स्टारवेशन कॉन्फ्लिक्ट जुड़ा रहता है इससे। जी। और पैथोलॉजी इसमें बेसिकली फिर क्रिएट होती है लीवर कैंसर, लीवर एब्सेस, लीवर ट्यूबरकुलोसिस, लीवर सिस्ट, हिपेटोमेगाली। और खास करके हम जो ये ऑर्गन्स और टिश्यू का कंसर्न पढ़ रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट के रूप में, वो उनका पढ़ रहे हैं उन टिश्यूज का जो एंडोडर्मल लेयर से बने हैं। जी। एंडोडर्मल लेयर से ओरिजिन है इन टिश्यूज का, जिनका हम फिलहाल डिस्कशन कर रहे हैं। लीवर में भी, क्योंकि हर एक ऑर्गन में तीनों जर्म लेयर से बना हुआ टिश्यू पाया जा सकता है। जी। जैसे लीवर में बाइल डक्ट्स हैं, हिपेटिक डक्ट्स हैं, उनकी लाइनिंग है, वो तो एक्टोडर्मल लेयर से रिलेटेड है। और हम्म। ऐसे ही लीवर पेरेन्काइमा को जो ये बात कर रहे हैं वो एंडोडर्मल लेयर से रिलेटेड है। तो एंडोडर्मल लेयर से रिलेटेड अगर टिश्यू लीवर का देखें, लीवर पेरेन्काइमा, तो उस पे स्टारवेशन कॉन्फ्लिक्ट आता है और ये पैथोलॉजी होती है जो अभी डिस्कस करी। बिल्कुल। नेक्स्ट है पैंक्रियाटिक पैंक्रियास ग्लैंड। जी। पैंक्रियास ग्लैंड में इनडाइजेस्टेबल मोर्सल कॉन्फ्लिक्ट हम्म। का लेना देना है। और इनडाइजेस्टेबल मोर्सल कॉन्फ्लिक्ट का कुछ मकसद मतलब ऐसे भी निकलता है कि ये बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा फैमिली से तो रिलेटेड है ही, हम्म। पूरी फैमिली है, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो इसमें क्या है कि आपस में जो रस्साकसी होती है जी। फैमिली में, उस तरह का किसी की कोई बात हजम नहीं हो रही, पिताजी की, छोटे भैया हम्म। की, बड़े भैया की। हम्म। तो ऐसे ये मोर्सल कॉन्फ्लिक्ट इंडाइजेस्टेबल उस एंगर के रूप में भी पाया जाता है। बिल्कुल। पैंक्रियाटिक ग्लैंड की अगर बात करें तो इसमें पैथोलॉजी पैंक्रियाटिक कैंसर या पैंक्रेटाइटिस हम्म। होती है। तो जब हम एक बार पहले भी जैसे थोड़ा बहुत जानते हैं, जी। पैंक्रियास में हेड होता है, टेल होती है। जी। उसमें भी ये देखा जाता है कि अगर हेड ऑफ द पैंक्रियाटिक ग्लैंड में पैथोलॉजी है तो इसका मतलब हम्म। हार्ट ऑफ द फैमिली से रस्साकसी है, कुछ जी। इंडाइजेस्टिबल मोर्सल कॉन्फ्लिक्ट हेड से है। और टेल की जी। तरफ को जाते हैं तो फिर परिवार का कोई छोटा बंदा आ जाता है। जी। तो मैं यहाँ थोड़ा पर्सनल एग्जांपल सेट करूँ तो मेरी माँ को एक बार पैंक्रेटाइटिस हुई। जी। मलिक सर से बात हुई, मलिक सर ने पूरा पूछा फिर मेरे से कि भाई घर में कौन कौन है, हम्म। कैसे कैसे रह रहे हो साथ साथ। हम्म। तो फिर मैंने जैसे बताया तो मलिक सर ने यही कहा कि भाई घर के अंदर कुछ ऐसा है जो आपस में विचार मेल नहीं खा रहे हैं। खा पा रहे। कोई अपने रास्ते चलना चाहता है, कोई अपने रास्ते चलना चाहता है। ऐसे जब कई परेशानी होती है, अब मान लो जी। जैसे माँ बेटे के बीच में कोई हम्म। खींचतान, या हम्म। पिता के और बेटे के बीच में, बच्चों के बीच में खींचतान, इस तरह का कुछ पैंक्रियास को लेकर के अफेक्ट करता है भाई। देखो भैया क्या है कि कन्फ्लिक्ट कोई भी होगा वो जो हमारे नियर डियर हैं उन्हीं से ही होता और ये भी बहुत अच्छी बात कही कि है ना। जहाँ जहाँ आपका कहते हैं ना वो है, लगाव है, वहीं
हाँ चोट भी पहुंचेगी, इंजरी भी वहीं से आएगी, पराये से क्या कॉन्फ्लिक्ट हाँ, आएगा। जहाँ अटैचमेंट है वहीं डिटैचमेंट है। यस। लेकिन मजे की बात मैं कभी कभी ये समझता हूँ कि जिनके लिए हम सब, मैं मतलब किसी को पर्टिकुलर वो नहीं कहना, हम सब जीवन जीते हैं, उन्हीं से ही कन्फ्लिक्ट आते हैं, हाँ। है ना? और बिल्कुल ना? बहुत बहुत अच्छा वो आपने भाव उठाया। और यदि जी हम इवोल्व कर ले अपने आप को जी। कि उनसे कॉन्फ्लिक्ट आने की कंडीशन ना हम्म, बने अवेयरनेस की वजह से, जैसे कई बार अपने अध्यात्म में बोलते हैं ना कि आप जी अपना कर्तव्य करिए, फल जी की इच्छा मत करिए किसी से, आपका जो जी। धर्म है उसको निभाइए, पिता का हाँ धर्म, भैया का धर्म, माता का धर्म। तो जी। वो हाँ लेवल आता है अमित भाई, जो कॉन्फ्लिक्ट फ्री हो जाता है इंसान। हाँ जी, वो अवेयरनेस इवोल्यूशन के थ्रू आएगा हाँ। आपको। हाँ, अगर हम कहें कि भाई इन कॉन्फ्लिक्ट से कैसे मुक्त हुआ इंसान, परिवार में तो रहेगा ही। तो इसमें हाँ जो जी हम्म, हमारे जो अध्यात्म की जो नॉलेज है, अपना जी सनातन की जो नॉलेज है, एक तरह से जो जितना हम जानते हैं सनातन से जुड़े होने के नाते, तो उसमें यही कहा जाता है कि आप अपना कर्तव्य निभाइए और जी। उसका क्रेडिट लेने की कोशिश मत करिए, ना कोई इच्छा रखिए, तो आप कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा सा मुक्त दूर रहेंगे। रहे। सर इसमें ये चीज पूछ रहा था कि जैसे अगर आप ये कह रहे थे कि जैसे अगर हम इन्वॉल्व होकर डिटैचमेंट में जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट से बचा जाता है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो अगर अगर कोई पेशेंट अगर इंडिफरेंस में भी जाता है, डिटैच तो वो भी हो रहा है बट उसमें कॉन्फ्लिक्ट आता है, लेकिन वो भी डिटैच ही हो रहा है। हाँ। तो हाँ। इंडिफरेंस में भी आ सकता है कॉन्फ्लिक्ट या फिर कैसे? हाँ, कॉन्फ्लिक्ट आने के बाद उसका परिणाम है आपका या तो इंडिफरेंस भी, वो आगे प्रोसेस का पार्ट है इंडिफरेंस, कि वहाँ इन्फ्लामेशन आ रहा है, वहां फिर कौन सा डिफेंस लिया वो ये है। तो इंडिफरेंस बेसिकली ये सिप्लिटिक है, साइकोसिप्लिटिक। हम्म, तो लेकिन जी, बात यह है कि कॉन्फ्लिक्ट तो आया ही, चाहे वो इंडिफरेंस में गया है, चाहे वो एग्जैजरेशन में गया है, चाहे वो क्लिंगिंग में गया है, चाहे वो इंडिफरेंस में गया है, लेकिन उससे पहले घटना हुई डॉक्टर से, और वो घटना हुई जी, कॉन्फ्लिक्ट के रूप में, उसे कोई कुछ कॉन्फ्लिक्ट आया। बात हो रही है कि कॉन्फ्लिक्ट आए ही ना, वो इतना हम्म, अवेयरनेस हो जाए तो वो बच सकता है। तो इंडिफरेंस में जाना भी अपना कोई हेल्दी साइन नहीं है, हेल्दी साइन नहीं है इंडिफरेंस। और इसमें कई बार बोलते हैं जो जो अपने विद्वान लोग हैं, हम्म, वो कहते हैं कि आप ना उदासीन रहिए। तो उदासीन को हम्म, कई बार हम इंडिफरेंस ले लेते हैं। उदासीन हम्म, का मतलब इंडिफरेंस नहीं है। उदासीन का मतलब यह है कि आपने मेरे से नमस्ते करी तो भी मैं ऐसा ही, आपने मेरे से नमस्ते नहीं करी तो भी मैं वैसा ही। कोई हम्म, किसी तरह का ना तो मेरे को लगाव आपसे रहा, ना आपसे मेरे को विरक्ति रही, मैं न्यूट्रल हूं। न्यूट्रल होने को ही उदासीन बोलते हैं। तो उदासीनता बहुत अच्छा शब्द है। उदासीनता हम्म, कर्महीनता नहीं है। उदासीनता का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बच्चों का या अपने दोस्तों का केयर ना करूं। हम्म, उदासीनता को हम इंडिफरेंस से जब जोड़ देते हैं वो गलत हो जाता है। इंडिफरेंस होता है विरक्ति। हम्म, तो उसको ऐसे लेंगे तो इंडिफरेंस अपने आप में हेल्दी साइन नहीं है डॉक्टर सरे। हाँ जी, जी। रेजिग्नेशन, इंडिफरेंस, इसलिए हम रूब्रिक लेते हैं। हम्म, क्या है ना जी कि सर, इंडिफरेंस जो है वो पैसिव है, पैसिव एटीट्यूड है। हाँ। हाँ। अवेयरनेस है वो एक्टिव अंडरस्टैंडिंग है। हाँ। हम्म, जैसे इंडिफरेंस का मतलब है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। अवेयरनेस है कि मुझे पता है क्या हो रहा है, हाँ, पर मैं इसे समझता हूँ। मैं इसे समझता हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो ये लाइफ साइन ऑफ लाइफ लेस है। हाँ हाँ, अवेयरनेस जागरूकता है, हाँ। और जागरूकता से कुछ होना है। बिल्कुल हम्म, आपको जागरूक होना चाहिए। और आपको रिएक्टिव होना, आपको सेंसिटिव होना, आपको फर्क पड़ना, ये जीवन का संकेत है। लेकिन रिएक्शन आप अगर उसको अवेयरनेस के साथ देते हो तो आप अवे उसमें चले गए, अवेयरनेस में। और अगर आप विरक्ति में चले गए, उदासीनता में चले गए, पैसिवनेस में चले गए, तो आपने एक तरह से लाइफ से दूर जा रहे हो। तो इसलिए इंडिफरेंस हुआ, रेजिग्नेशन हुआ, ये सब पैथोलॉजी के पार्ट हैं।
जी सर। और बस क्या ऐसा भी हो सकता है कि डिटैच्ड जो है वो किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के हो और इंडिफरेंस थोड़ा बड़े लेवल पे हो कई चीजों के साथ। और पहले वाला क्या वर्ड बोला डॉक्टर दीपशिका? डिटैच्ड। डिटैच्ड। डिटैचमेंट जो है वो इंडिफरेंस इंडिफरेंस जनरलाइज भाव दे रहा है, आप बिल्कुल सही हाँ कह रहे हो। हाँ। और डिटैचमेंट जो जी है वो पर्टिकुलर वो दे रहा है एक भाव। जी तो बल्कि जी जी इंडिफरेंस जी। जो है ज्यादा सीरियस है डिटैचमेंट हाँ से। जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, डिटैच जो है ओवरऑल नहीं हो सकता है। मैं डिटैच रह सकता हूँ अपनी फैमिली से केवल, बाकी समाज से मेरा मैं डिटैच हो हाँ सकता हूँ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से लेकर के, लेकिन जरूरी नहीं है दूसरी तरफ मैं नहीं जुड़ा। और इंडिफरेंस एक ऐसा भाव दे रहा है दीपशिखा, जैसे ओवरऑल जी। मैं इस विरक्ति में जा रहा हूँ जीवन की। बस क्योंकि हमें अभी एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, अमरीश सर ने इसी कि एक लेडी थी, वो बहुत मतलब अपने काम को लेके वर्कहोलिक, बहुत वर्कहोलिक लेडी थी। और घर की चीज़ों को लेकर के उसको ये था कि जैसे मदर हैं, हर जगह जाती थी, रिश्तेदारी में जाती थी, सारा काम करती थी। किसी के यहाँ कुछ दुख पड़ा तो वहाँ फ़ोन करके पहले पहुँचना, चीज़ें जो देना है वो करना। फादर की भी डेथ हुई तो गई मम्मी के पास, रोई बिल्कुल नहीं, ये वही थी जो बिल्कुल नहीं रोई। मम्मी को भी शांत करा, सबको शांत करा, फिर अगले दिन से फिर काम पे लग जाना। तो सर ने बोला इसको कि ये डिटैच्ड, ये एक तरह से डिटैच्ड है, क्योंकि वो अपने काम को लेके तो वहां पे तो उसके साथ बहुत अटैचमेंट है, हाँ लेकिन डिटैच्ड यहाँ पे कुछ चीजों को लेके वो डिटैच्ड है, क्योंकि हाँ उसका अटैचमेंट फैमिली के साथ बना ही नहीं। हाँ। अच्छा, और देखो इसमें भी बड़ी मजे की बात है, डिटैच होना भी ठीक नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, डिटैच बिल्कुल। होना भी ठीक नहीं है। अगर मान लो मेरा नुकसान हुआ है तो मुझे 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 उधर दुख होना चाहिए। हाँ। अगर मुझे मेरे घर में कुछ अच्छा हो रहा है तो मुझे एक खुशी का एहसास तो होना ही चाहिए भाई। अगर डिटैच मैं हूं तो मुझे तो एक तरह से ये भी सही नहीं है। तो डिटैचमेंट हल्का सा अवेयरनेस की तरफ जा रही थी बात। तो डिटैच का हम्म, मतलब ये होता है कि फिर भी है कि आपको फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। हाँ, हम्म, लेकिन फर्क पड़ने के बाद आपका रिएक्शन ये तय करेगा कि यू आर इन अवेयरनेस और यू आर इन इंडिफरेंस, या वैसे, है ना सर दीपिका? इसमें भी तो हो इसलिए कि अब डिटैच को भी ले अवेयरनेस के लेते थ्रू हैं रूब्रिक। डिटैचमेंट में हाँ जाते तो भैया। अलग बात हो जाएगी। मैं कहा अगर अवेयरनेस के थ्रू डिटैचमेंट में जाते हो तो अलग बात होती है, अगर बिना अवेयर होके जा रहे हो तो फिर गलत है मेरे हाँ, फिर साथ ये रॉन्ग हो है। जाएगा। और डिटैच का भी फिर मतलब वहां तक ना जाए कि मुझे कोई कहते हैं ना कोई मरे या जिए मुझे कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ तो भाई वो पूरा कर रही है लोगों के साथ, पूरी ड्यूटी ये कर्तव्य निभा रही है। तो ऐसे इसको ना बड़े ब्रॉडली समझना है, नहीं तो हम कई बार कई चीजों को कहीं गलत यूज ना कर लें। तो जी इसलिए इसलिए डिटैच भी रूब्रिक लिया होगा अमरीश सर ने। जी जी। हाँ जी, लिया था उसको, उसको जर्मेनियम ही दी गई थी। हाँ बहुत और जा उसने रहे हैं। काफी, वो बचपन से सर बता रहे थे कि उसकी मदर ने बताया कि वो बचपन से ऐसी ही है। हाँ, ये है खैर। चलो, तो नेक्स्ट इसमें ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए कह रहे हैं नॉट बीइंग एबल टू डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब ए मोर्सल। इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो अपने पार्ट होते हैं इनसे रिलेट करके भी हम थोड़ा भाव ले लेते हैं। कहीं तो उसको डाइजेस्ट करने का काम करती है कोई सा पार्ट, कहीं उसको एब्जॉर्ब करने का पार्ट प्ले करता है कोई पार्ट उसका डाइजेस्टिव सिस्टम का, कोई उसको एक्सक्रीट आउट करने का रोल प्ले करता। तो उसके हिसाब से भी हमें भाव मिलेगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन चूंकि इधर एब्जॉर्प्शन का मसला है, जी, यहाँ है कि भाई कई बार अगर डाइजेस्ट भी हो गया तो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। हालांकि यहाँ उन्होंने नॉट बीइंग एबल टू डाइजेस्ट या एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब ए मोर्सल, तो यहाँ दोनों मिल सकते हैं। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया चलती है हमारे इंटेस्टाइन में। तो जब बिल्कुल। डाइजेस्ट ही नहीं हुआ तो एब्जॉर्ब क्या होगा? तो कई लोगों के साथ है डाइजेस्ट तो हो जाता लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होता। हम्म, तो ये उसका पर्टिकुलर पार्ट भी डिसाइड करेगा उस ऑर्गन का। तो इसमें ज्यूजिनल कैंसर, इलियल कैंसर, इलियस, इंटेस्टाइनल कैंडिडियासिस, क्रॉन्स डिजीज, इस तरह की पैथोलॉजी मिलेगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है कॉलन। कॉलन में कह रहे हैं इनडाइजेस्टेबल मोर्सल कॉन्फ्लिक्ट।
इंडाइजेस्टेबल मोर्सल कॉन्फ्लिक्ट में कह रहे हैं यह कोलन कैंसर, इंटेस्टाइनल पॉलिप, इंटेस्टाइनल कैंडिडियासिस, एपेंडिसाइटिस, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, कोलाइटिस, डाइवर्टिकुलाइटिस ये मिल सकते हैं। नेक्स्ट है सिग्मोइड कोलन रेक्टल सबम्यूकोसा। इसमें फीसिस कॉन्फ्लिक्ट आया वर्ड, और इसमें एक तरह से अपने आप को शिट कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। शिट अपने अपनी लेवल अपनी इमेज, जैसे फीसिस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब एक वैल्यू से भी अगर उधर लेते हैं तो वहां भी उसको लगता है कि जैसे कि तुझे शिट समझा जा रहा है इस परिवार में। फीसिस कॉन्फ्लिक्ट को लेके कह रहे हैं इधर कोलोरेक्टल कैंसर, रेक्टल पॉलिप, रेक्टल एब्सिस ये बनेगा। किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की बात करें तो कह रहे हैं अबंडनमेंट कॉन्फ्लिक्ट, एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट, रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट, हॉस्पिटलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट। ये एंडोडर्मल लेयर से या ब्रेन स्टेम से हर एंगल से महसूस करते हुए हम चलें कि कहाँ जाकर के ये कॉन्फ्लिक्ट। हॉस्पिटलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट एक बार बताइए। हॉस्पिटलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट में पीछे जब डिस्कस हुआ था तो उसमें एक तरह से फॉरसेकन की फीलिंग, जैसे किसी को हॉस्पिटल में आपने एडमिट करा दिया, मिलने गए नहीं आप उससे, फिर अपने आप को ये वो वाला जैसे आइसोलेट जिनको महसूस करता है बेटा। ये वो वाले जिनको जैसे आईसीयू वगैरह में ये आइसोलेट करके रखते हैं उनके हाँ, अंदर आएगा। वो ज्यादा आता है इसमें। हाँ, क्योंकि जो अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं वार्ड्स वगैरह में या बेड में, उनके साथ तो ये चीज नहीं आनी चाहिए। हाँ नहीं, वो बात तो जैसा बात तो ये है कि उसने क्या महसूस करा। जैसे वार्ड में रह रहे हैं तो वहां चलो एक बार को नहीं आया, हाँ, लेकिन क्या बात है कि जैसे हाँ, हॉस्पिटल में जाने के बाद ऐसे तो बिल्कुल हाँ, व्यवहार हो ही नहीं सकता जैसे आप अपने घर पे रह रहे थे। जी, अगर आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ जाए किसी पेशेंट को, और वो पेशेंट ये महसूस करे यार अब तो मैं घर से वहां रहूंगा, ये घर पे रहेंगे, मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। एक बात, अब इसकी डिग्री बढ़ती चली जाएगी। कई बार हॉस्पिटल में टाइम बांध देते हैं कि आप 2 घंटे के लिए मिलकर आओगे, कई हाँ, बार बिल्कुल नहीं मिलने दिया जाता मरीज से। फिर वो उसको एक तरह से अबंडनमेंट या फोरसेकन की तरफ बढ़ाता। तो इसको हॉस्पिटलाइजेशन इसलिए दिया गया क्योंकि हॉस्पिटल से रिलेटेड घटना है ये। 4 पॉइंट दिए गए इसमें। हाँ जैसे जी, अचानक हॉस्पिटल में एडमिट हो गया हाँ तो उसे अबेंडेंट फीलिंग हो गई। हाँ आईसीयू में, ऑपरेशन थिएटर में हाँ उसे डर लग रहा है। हाँ हाँ हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट से घबराहट, हाँ वहाँ उसे इमोशनली शॉक लग रहा है। और परिवार से अलग रहना या अलग रहने का डर महसूस होना। हाँ। अब अगर देखें तो जैसे कोरोना में बिल्कुल लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा था हॉस्पिटल में एडमिट जी, करके, तो जी, वहाँ जी, मैक्सिमम शिकार हुए होंगे इस कॉन्फ्लिक्ट के। हाँ जी। और जनरली हम देखते हैं कि आईसीयू में एडमिट होता है पेशेंट तो उसका भी एक टाइम बांधा जाता है कि आधा घंटे 15 मिनट सुबह कोई फैमिली के मिलेंगे और आधा 15 मिनट शाम को मिलेंगे। तो वो एबेंडेंट फीलिंग में चला जाएगा यहाँ से। हाँ, ओके। तो किडनी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम पे जो दिक्कतें होती है, पेशाब आना बंद हो जाता है, पेशाब की मात्रा चेक करते रहते हैं, तो उधर ये कहते हैं किडनी की सेहत कैसी है। हाँ जी। किडनी की सेहत कैसी है तो उसके पीछे ये हॉस्पिटलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट भी होता होगा भाई इस बंदे का हाँ इश्यू। जी, बिल्कुल। क्योंकि उधर अगर अबंडनमेंट कॉन्फ्लिक्ट में जाएगा तो भाई वो रिटेंशन में जाएगा, पेशाब अपने रोकना चाहेगा फ्लूइड बॉडी का, इसलिए वहाँ यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। बिल्कुल। तो किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से रिलेटेड अगर पैथोलॉजी देखें तो उधर वाटर रिटेंशन होगा, यूरीमिया होगा, किडनी कैंसर, किडनी ट्यूबरकुलोसिस, नेफ्राइटिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, सिरोटिक किडनी, किडनी स्टोन्स, ये सब चीजें किडनी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से रिलेटेड हैं, जिनका भाव जुड़ा है अबंडनमेंट कॉन्फ्लिक्ट से या एग्जिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट से, रिफ्यूजी कॉन्फ्लिक्ट से और हॉस्पिटलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट से। नेक्स्ट है ऑर्गन है इसमें एडिनल मेडुला। एडिनल मेडुला में अनबियरेबल इंटेंस स्ट्रेस अगर आ जाता है, अनबियरेबल इंटेंस स्ट्रेस अगर लाइफ में आ गया तो इधर एड्रिनल कैंसर बनने के चांस हैं या एड्रिनल मेडुला की फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होने के चांस है पूरी तरह से।
नेक्स्ट है ब्लैडर म्यूकोसा। ब्लैडर म्यूकोसा में स्पेशली जो कह रहे हैं जो ट्राइगोन है वो वाला पार्ट। अगली डायरेक्टी मोर्सल कॉन्फ्लिक्ट। जी अगली कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टी कॉन्फ्लिक्ट। डायरेक्टी मोर्सल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार अगर बंदा हो जाए, ब्लैडर कैंसर, ब्लैडर पॉलिप, प्रूलेंट ट्यूबरकुलस, सिस्टाइटिस में जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो प्रोक्रिएशन कॉन्फ्लिक्ट, सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट, जेंडर कॉन्फ्लिक्ट। प्रोक्रिएशन कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है बच्चे पैदा करने से रिलेटेड, जी अगर कोई बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा है। सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट अगर आ रहा है, इसको पार्टनर रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट भी बोल देते हैं। परफॉर्मेंस अगर सही नहीं है उधर, जी को सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट है, उसको ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रहा, उसका मोर्सल के रूप में वो सेटिस्फैक्टरी वो नहीं मिल रहा, एहसास मोर्सल के रूप में है ना, एंडोडर्मल लेयर, तो इसलिए जी वहां उसका एक तरह से चाहत पूरी नहीं है, ना कि उसका मान सम्मान। इधर जी उसको मोर्सल के रूप में प्राप्त नहीं है वो चीज जितना उसका मन है। प्रोस्टेट ग्लैंड से फिर जेंडर कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड भी होता है। जी इसमें पैथोलॉजी बनेगी प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया, प्रोस्टेटाइटिस, जी स्मैग्मा सिक्रेटिंग ग्लैंड। अगर सर इसका, इसमें जी भाई, ये है कि अभी हम ये प्रोस्टेट का पढ़ रहे थे, जी पर शायद जहाँ तक मुझे याद है सर, वो जब डॉक्टर हैमर का हमने सुबह से मतलब स्टार्टिंग से पढ़ा था, हाँ तो उनको जो प्रोस्टेट कैंसर हुआ था वो उनके बेटे की डेथ के बाद हुआ था। हाँ, तो वहां पे ये वाला कैसे आएगा कि जेंडर प्रोक्रिएशन और वाला ये वाला? सर था, सर वहां था डॉक्टर हेमंत प्रोक्रिएशन डॉक्टर श्रेय, वहां हाँ प्रोक्रिएशन था। सर मेरी कहता है ना, मेरी पीढ़ी खत्म, मुझे बच्चा पैदा करना। उसको एक तरह से आया था कि मेरा जो आगे मेरी जनरेशन एंड है यहाँ बच्चा जाने से, अब उस उम्र में अच्छा वो बच्चा पैदा कर नहीं सकता। तो मसला क्या हम्म, जुड़ा कि भाई मुझे किसी एनी हाउ मुझे अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना है। तो वो हाँ प्रोक्रिएशन कॉन्फ्लिक्ट के शिकार हुए थे अहमद साहब। अच्छा हाँ, जी सर प्रोक्रिएशन वाले पार्ट में आ जाएगा, ना कि सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट या जेंडर कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा उनके साथ, अहमद साहब के साथ। जी सर उनको ना टेस्टिस का टेस्टिकुलर कैंसर कैंसर हुआ था सर। नहीं, हाँ वहां भी मान लेते हैं, वो दोनों ही बात है। हाँ प्रोक्रिएशन टेस्टिस से भी जुड़ी है सुगंध भाई, डॉक्टर हाँ जी अमरपाल, और प्रोक्रिएशन आपका प्रोस्टेट ग्लैंड से भी जुड़ा, क्योंकि जो भी पार्ट संतान उत्पत्ति में मदद करता है उसमें सब जगह आ सकता है इफेक्ट। हाँ जी हाँ जी ये तो टेस्टिस में इसलिए आर्ट बना क्योंकि उधर स्पर्म की संख्या बढ़ानी है, उसको हाँ जी गैमेट्स बनाने हैं डॉक्टर श्रेय। जी जी और उम्र के हिसाब से वो मशीनरी अब उतना काम कर नहीं रही, तो उसको वो एग्जेजरेट करने के लिए सेल प्रोलिफरेशन में ले जाएगी, जी सुने डॉक्टर जी श्रेय भाई। जी सर तो प्रोक्रिएशन कॉन्फ्लिक्ट का भाव भी बड़ा करके समझना है हमें, ना केवल स्पर्म या ओवा से, हमें उस हर पार्ट को देखना है जो प्रोक्रिएशन में मदद कर रहा है, टिश्यू। जी तो वहां जा सकती है उसकी पैथोलॉजी। मैग्मा सर, सिक्री, लॉस नहीं आ सकता इसमें? जो बेटा खत्म हुआ था उसका ग्रेट लॉस हुआ, जिसकी वजह से टेस्टिकुलर सिस्ट बन के कैंसर बना। क्या लॉस हुआ दोस्त? जो बेटा खत्म हुआ था डॉक्टर हैमर साहब का, हाँ उसकी वजह से जो सिस्ट बन के कैंसर फॉर्म हुआ। हाँ हाँ, देखो बेटा खत्म हुआ, लॉस जी हुआ, तो इस जी लॉस का परिणाम क्या है? हाँ इस जी लॉस का परिणाम है आगे संतान नहीं। इसका एसबीएस क्या चलेगा कि भाई संतान पैदा करो। जी। पूरा ट्रैक समझना होगा आपको, ना केवल लॉस पे रुकोगे। ओके लॉस ओके हुआ ठीक है। संतान का, संतान चाहिए भरपाई के लिए, जी उसको भरपाई के लिए कौन कौन से पार्ट को स्टिमुलेट करना है, साइकी उधर लेके जाएगी। जी साइकी ने ब्रेन को कहा कि भाई संतान खत्म, ब्रेन ने कहा चलो कोई नहीं, संतान पैदा करते हैं। तो ब्रेन ने उसको जी फिर जो उसको पैदा करने में मदद करेगा संतान को, उस लॉस को खत्म करने में, उस लॉस की भरपाई करने में जो मदद करते हैं टिश्यू, उनको स्टिमुलेट करेगा डॉक्टर सुगंध। जी सर। जी हाँ, तो केवल एक जगह ना रुक के हम उसके पूरे ट्रैक को समझेंगे। लॉस तो हुआ जी ही है, जी जी
ऐसे ही अगर प्रोफाउंड लॉस ओवरी में जाता फीमेल की, ओवेरियन जी सिस्ट में प्रोफाउंड लॉस में जाता है कई बार, जी तो प्रोफाउंड लॉस की भरपाई है उधर। हम्म, तो ऐसे कुछ पूरे प्रोसेस को समझेंगे तो और मजा आएगा समझने में। जी जी आगे है स्पैग्मा सिक्रेटिंग ग्लैंड्स। स्मैग्मा जो है अपना जो ये ग्लांस के ऊपर जो स्किन होती है, इसके जो ग्लांस और मेन जो पेनिस का जो पार्ट जुड़ा होता है ग्लांस, तो उसके बीच में सफेद सफेद रंग के कचरा आ जाता है, बच्चों में देखा होगा, बड़ों में। हम्म, तो वहां स्मैग्मा होता है, और वहां स्पैग्मा सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं जिसमें से वो सिक्रीशन निकल के आता है। हम्म, और छोटे बच्चों के लिए बोलते हैं कि डॉक्टर भी बोलता है, या थोड़े जो बुजुर्ग लोग हैं, माँ दादी अम्मा वगैरह के, तो इस स्किन को पीछे करके इसे साफ रखा कर, कई बार बोलते हैं माँ को। तो स्पैग्मा सिक्रेटिंग ग्लैंड का जो कॉन्फ्लिक्ट आता है वो आता है नॉट बीइंग एबल टू पेनिट्रेट और टाइट और ड्राई वेजाइना। तर उसकी क्षमता पे बात आ गई। हम्म, अगर फिर बात आएगा कि अगर छोटे से बच्चे में आ रहा है ये मेल बेबी में, तो हो सकता है उसके फादर को रहा हो ये कॉन्फ्लिक्ट, डॉक्टर अमित पाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो नॉट बीइंग एबल टू पेनिट्रेट ए टाइट और ड्राई वेजाइना, इसमें पेनाइल कैंडिडियासिस हो जाता है। फिर ये पेनाइल कैंडिडियासिस का मतलब है उधर उस पे फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है दोस्त, उस पार्ट। बिल्कुल। नेक्स्ट है इसमें यूट्रस फिलोपियन ट्यूब्स। यूट्रस और फिलोपियन ट्यूब्स का अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो ये निकल के आएगा, देखो फिर आ गया ना प्रोक्रिएशन कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि यूट्रस भी मदद करता है संतान उत्पत्ति में, फिलोपियन ट्यूब भी मदद करती है। तो वो जो है प्रोक्रिएशन कॉन्फ्लिक्ट जुड़ेगा, इम्प्लांटेशन कॉन्फ्लिक्ट जुड़ेगा, जेंडर कॉन्फ्लिक्ट जुड़ेगा। वो जो है ना भैया, पेल्विक पेल्विक जो ऑर्गन है जितने भी, हाँ वो सब प्रोक्रिएशन, लॉस कन्फ्लिक्ट, हाँ मीटिंग कन्फ्लिक्ट, हाँ, जेंडर, ये इसी के आसपास चलेंगे सारे। इसी के आसपास चलेंगे। और जी। यहाँ दो क्रॉस। ट्रैक चलेंगे कि वो जी। चाहता है पैदा करना या नहीं चाहता, हाँ जी। है ना। अगर यहाँ पैथोलॉजी ऐसे मिलेंगी कि उसकी बहुत मतलब चाहता है तो अलग अलग तरह की पैथोलॉजी मिलेगी, और नहीं चाहता है अलग तरह की मिलेगी अमित पाल। जी। कई बार अगर मदर नहीं चाहती है बच्चा पैदा करना, तो वो उधर ओवुलेशन रोक लेगी। हम्म। ओवुलेशन नहीं रोक पा रही है तो फिलोपियन ट्यूब को बंद कर देगी। हम्म। उसका शरीर फिलोपियन ट्यूब भी बंद नहीं हो रही है, तो उसकी जो एंडोडर्मल उसकी जो इनर लेयर है यूट्रस की, एंडोमेट्रियम, वहां वहां नहीं, पैडिंग नहीं बनाएगी इम्प्लांट के लिए। हम्म। उधर पता चला कॉर्पस लूटियम नहीं सस्टेन करने देगी। जी। तो ये भाव है कि उधर पैथोलॉजी क्या है, ये उसके साइकी को बयान करने में मदद करेगा कि इस शरीर की साइकी क्या चाहती है यहाँ, बिल्कुल। ये बच्चा पैदा करना चाहता है या नहीं चाहता। तो प्रोक्रिएशन कॉन्फ्लिक्ट दोनों तरह से देखोगे, इम्प्लांटेशन कॉन्फ्लिक्ट दोनों तरह से देखोगे, जेंडर जेंडर कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट दोनों तरफ से देखोगे। हम्म। इसमें यूट्रस कैंसर, यूट्राइन पॉलिप, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया, हम्म। एंडोमेट्राइटिस, यूट्राइन कैंडिडियासिस, ये सब पैथोलॉजी मिलेंगी। हम्म। एक बार इनफर्टिलिटी की क्लास चल रही थी, बड़ा अच्छा सा केस था, मुझे दो चार बातें याद है, बड़ा मुझे मजा आया, मैं बताऊं आपको। एक ऐसा ही केस था, वो ये उसका था सेकंड इनफर्टिलिटी का केस था, सेकेंडरी। तो अमित भाई उसमें ना कई सारे बैरियर थे फीमेल के हम्म। पेल्विक हम्म। ऑर्गन्स में। उसको निबोथियन सिस्ट भी थी, हम्म। उसको एंडोमेट्रियम से रिलेटेड भी वो थी, एट्रोफी कह लो। उधर हम्म। फलोपियन ट्यूब भी इन्वॉल्व थी, और ओवरी भी इन्वॉल्व थी। तो जी। वहां ये भाव उठाया हमने कि भाई इसने मल्टी मल्टी बैरियर लगा रखे है, कि यहां से बात मिस हुई तो यहां रोक दूंगी, यहां से मिस हुई ये वाला बैरियर क्रॉस कर गया तो यहां हम्म। जाकर रोक दूंगी। तो कितना डीप कॉन्फ्लिक्ट था कि मुझे एट एनी कॉस्ट पैदा नहीं करना है, हम्म। समझ रहे हैं दोस्त।
तो उसमें कई जगह बैरियर की फील आ रही थी, तो इसका मतलब यह था कि मल्टी बैरियर लगा रखे थे। बिल्कुल मल्टी बैरियर भी होंगे तभी मल्टी इतनी सारी। बैरियर भी लगते हैं कई बार, हाँ लगते हैं जी बिल्कुल। और जितने मल्टी बैरियर होंगे उतना ही डीप कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होगा अमित भाई, उतनी गहरी चोट खाया हुआ इंसान है। बिल्कुल बिल्कुल। बार्थोलिन बार्थोलिन ग्लैंड्स की बात करें, बार्थोलिन ग्लैंड से अफेक्ट होती है नॉट बीइंग एबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट वेजाइनल म्यूकस, बार्थोलिन सिस्ट, वेजाइनल ड्राइनेस, जी। नॉट बीइंग एबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट वेजाइनल म्यूकस। अब हम्म। इधर शी वांट टू कोपुलेट और शी डोंट वांट टू कोपुलेट, जी। तो वो डिपेंड करेगा। अगर बहुत ज्यादा अगर ये सिस्ट बन रही है तो इसका मतलब सिक्रीशन बढ़ाना चाह रहा है शरीर, जी। उधर ड्राइनेस है, ड्राइनेस की फीलिंग है, उधर वो बढ़ा रहा है, उसका कंपनसेशन है। जी। और अगर अवर्जन होगा तो इस सिक्रेशन को रोकेगी बॉडी। बिल्कुल। तो ये थे बेसिकली जो ब्रेन स्टेम से कंट्रोल थे जी। ऑर्गन, रोक भी सकते हैं ये वैसे मिड ब्रेन। यही रोकेंगे वैसे तो। अब ये आगे बॉस और ऑर्गन कंट्रोल्ड फ्रॉम द मिड ब्रेन बॉस सर मैं ऑर्गन एक चीज यहाँ बताएंगे। पे पूछना चाह रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि ये हम लोग जानते हैं कि एक्टोडर्मल में अल्सरेशन होता है, जबकि ये मीजो और एंडोडर्मल में प्रोलिफरेशन होता है। तो हम लोग इसको डिजीज से कैसे रिलेट कर सकते हैं? जैसे कि अभी कोई फीमेल सपोज जैसे करें इनफर्ट नहीं चाह रही है बच्चा होना, तो वहां पे तो फिर उसको सेल लॉस में जाना चाहिए ना, फिर वो हाइपरप्लेजिया में या ऐसे कैसे जा सकती है? हाँ और या फिर हाँ दूसरा चीज वाइस वर्सा भी इसी तरह मेरे को पूछना है कि जैसे किसी चाइल्ड लॉस हुआ किसी का और वो बच्चा चाह रहा है तो उसको प्रोलिफरेशन में जाना चाहिए, तो उन दैट कंडीशन वो मतलब अल्सरेशन में कैसे जा सकता है या हाँ लॉस टिश्यू लॉस में कैसे जा हाँ सकता है? डॉक्टर प्रीति जी, पहले तो आप मुझे ये बताओ वो चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, हम कहाँ से उठाएंगे? उसकी बातों से उठाएंगे, और नहीं कैसे बेटा, उठाएंगे? यही है पेच, पेच यही है। हम उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझेंगे, ना कि उसकी वर्बल लैंग्वेज को। आपके पास महिला आएगी, मेरे को बच्चा चाहिए मैडम, किसी भी तरह से कुछ भी इलाज करो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और उधर ओवुलेशन नहीं हो रहा उसको। हाँ जी। तो जब तुझे बच्चा चाहिए तो ओवुलेट क्यों नहीं कर रही? तो हम ना उसकी वर्बल इंफॉर्मेशन से ज्यादा रिलाई करेंगे, बॉडी क्या बोल रही है। समझ रहे बेटा? जी जी जी। मेरे पास एक केस था, मेरे सीनियर ने बताया था कि यार पवन इतना ज्यादा क्रेजी थी बच्चे के लिए, रोना धोना सब कुछ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही उसकी। अरे जब तेरा साइकी चाह रही है तो बॉडी क्यों नहीं सपोर्ट कर रही? तो हमें बॉडी की लैंग्वेज देखनी है, ना कि शब्दों की। ये जो कॉन्शियस ब्रेन है ये बड़ा पलटू है। तो अनुकूल माहौल नहीं मिला तो ये बिल्कुल विरक्ति में भाग जाता कि चल मुझे कुछ नहीं करना, और इसके मुताबिक माहौल मिलते के साथ ये पलट के आ जाता कि हाँ जी सब कुछ करना। लेकिन शरीर का ऐसा नहीं है बेटा। कॉन्शियस जी ब्रेन जी। को सबकॉन्शियस फॉलो करता है। सबकॉन्शियस ब्रेन, सबकॉन्शियस है बॉडी, और कॉन्शियस ब्रेन है अपना, जो हमारा जो ये हम जो वर्बल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो बात कर रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले कोई भी बात, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट कॉन्शियस ब्रेन पे चलती है। जब तक वो कॉन्शियस ब्रेन पे रहेगी तो वो बॉडी में चेंज नहीं आते हैं, ज्यादातर मन में जी रहेगी, तन पे नहीं आएगा। लेकिन अगर नहीं निकली, मन में बनी रही, तो वो तन पे आ जाती है, बॉडी पे आ जाती है। अब अगर मन में दूसरा भाव भी आ गया तो तन उसको छोड़ेगा नहीं, जो उसने स्टेप ले लिया है। तो जब उसको कभी बच्चा नहीं चाहिए था तो उसके शरीर ने एकदम से नहीं ओढ़ा था वो वाला डिफेंस, वो फिर भी हारमनी में रहा होगा। लेकिन जब साल 2 साल 4 साल या बहुत ही डीप कॉन्फ्लिक्ट दे दिया शरीर को, तो शरीर ने बैरियर लगा दिए। अब जब शरीर ने बैरियर लगा लिए तो वो भाई साहब बदल गए, उनके अनुकूल माहौल आ गया। अब आपके अनुकूल माहौल आ गया तो तुरंत बैरियर थोड़ी हटाएगा शरीर। समझ रहे बेटा? कई जी बार जी। क्या होता है कि उधर बहुत ज्यादा इच्छा होती है, लेकिन शरीर में जो प्रक्रियाएं चल रही होती हैं वो चल रही होती हैं रोकने वाली। हमें बॉडी की लैंग्वेज को डिकोड करके चलना है आगे,
ना कि उसके प्रेजेंट वर्बल इंफॉर्मेशन को। यहाँ वो फसाद जी पैदा कर देता है हमारे सामने कई बार। जी 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 तो वहाँ ऐसे पकड़ेंगे बेटा हम, ठीक है? जी। ठीक है, रुके या कोई और सवाल है किसी का? सर ये बाथरूम सिस्ट वाला एक बार समझ नहीं आता। जी भाई। सर इसमें आपने लिखा ड्राइनेस है या फिर अगर सिस्ट बनता है तो ज्यादा लुब्रिकेशन है ना, हाँ, तो ज्यादा लुब्रिकेशन क्यों चाहेगा कोई बाथरूम सिस्ट में, वही पूछना चाह रहा था मैं। हाँ, ज्यादा लुब्रिकेशन इसलिए चाह रही है क्योंकि उसको मैटिंग नहीं मिल रही, पार्टनर सपोर्ट नहीं कर रहा उसका। या तो अच्छा सर। देखो वो क्यों बॉडी क्या करती है कि मुझे लगता है कि ये मेरा जो फंक्शन है ये इजी होना चाहिए, अनुकूल हार्मनी में होना चाहिए। तो हार्मनी में पैदा करने के लिए जितने भी शरीर के प्रयास हैं वो सब करता है। अगर मान लो उदाहरण के तौर पे हमें खाना नहीं मिल रहा है तो हमारी सलाइवा ज्यादा सिक्रीट होने लगेगी, हमारे अंदर गैस्ट्रिक जूस वगैरह सिक्रीट होंगे। क्यों? क्योंकि हर वो बॉडी चाहेगी कि आ जा, किसी तरह से कुछ भी आ जा, और आ जाए तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। तो सलाइवा इसलिए ज्यादा बनाने लगेगा ताकि थोड़ा बहुत भी आए तो तुरंत वो गले में उतर जाए। समझ रहे हो? तो बार्थोलिन ग्लैंड चूंकि उधर वेजाइनल म्यूकस या लुब्रिकेशन पैदा करती है, तो वो उधर चूंकि विरक्ति है, उसको कंपनसेट करने के लिए उसकी डिजायर बहुत है उधर कि भाई ये या तो बहुत डिजायर है या उसको जो मिलना चाहिए था पर्याप्त वो नहीं मिल रहा मोर्सल। डॉक्टर सरे, क्योंकि सर मैंने ना ये 12-13 साल की बच्ची में देखा है बाथरूम सिस्ट, इसलिए कहा था। हाँ तो इस मैग्मा अभी बात तो करी थी, इस मैग्मा में फादर का आया कॉन्फ्लिक्ट पेनिट्रेशन से लेके। है भैया? तो मदर का कॉन्फ्लिक्ट बच्चों में नहीं आता, बच्चियों में मदर का। तो जो बच्चियों में आती हैं चीजें जो हमें बड़ों में दिखनी चाहिए थी, तो वो पीछे से लेकर आ रहे हैं, माँ का परसेप्शन, पिताजी का परसेप्शन। अगर किसी और ये था कि वो बच्ची को तो 13 साल की उम्र में हुआ था, उसके फादर जो थे जब वो 1 साल की थी उसकी डेथ हो गई थी फादर की। जब फादर, बच्ची 1 साल की थी तो फादर की डेथ हो गई थी, और 13 साल की उम्र में उसको 2 बार बाथरूम से हुए। तो अगर फादर की डेथ हुई 1 साल की थी और 13 साल में क्या हुआ उसको? 12 साल की उम्र में भी बाथरूम सिस्ट आया, फिर उस टाइम बाद भी बाथरूम सिस्ट आया 12-13 साल की उम्र हाँ, में। तो बार्थोलिन सिस्ट, अब इसमें साइकी बच्ची ने दो तरह से उठाई है। साइकी एक तो पीछे से मदर का परसेप्शन आ सकता था, अगर बिटिया वो प्रेगनेंसी में थी या माँ के साथ उसके इस तरह के रिलेशन फादर के पहले से साइकी में क्या चल रहे थे, वहां से भी आ सकता है। और इधर जैसे वो बच्ची बड़ी हुई तो उसने देखा कि लाइफ से पार्टनर मिसिंग है मदर के, हाँ। और जब लाइफ से पार्टनर मिसिंग है मदर के, कहीं मेरे ना हो जाए, मेरे ना हो जाए तो वो उन पार्ट को हाइपर एक्टिव कर लेगी जो पार्टनर को सूदिंग करते हैं, पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं दोस्त। तो उसकी साइकी उधर से पकड़ोगे आप कि अगर ये बच्ची पैदा होने के बाद फादर दूर गए थे तो अब इसको शरीर में ऐसी प्रक्रिया क्यों चल रही है जो पार्टनर को अट्रैक्ट करती है। जी। भैया वहां से उठाएंगे। और अगर पीछे की हिस्ट्री में तो केस, हर केस के साथ उसका मजबून अलग बनेगा दोस्त, कहीं भी फिक्स नहीं करेंगे चीजों को। हाँ जी सर। हाँ, जी सर। अब देखो कई बार क्या होता है, मोटी बात मैं कर दूं तो 3-4 दिन की जब बिटिया होती है, बच्ची इन्फेंट, तो उसको कई बार मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज आता है, अगर आपकी नॉलेज हो तो। हाँ जी जी। उसको ब्लीडिंग होने लगती है तो बड़े चिंतित हो जाती है माँ। तो बेसिकली वो मदर का जो हॉर्मोन्स होते हैं बॉडी, बच्ची के जो ब्लड में वो सर्ज होता है उनका, उनकी वजह से ब्लीडिंग होती है कई बार। अब देखो ना तो ऑर्गन डेवलप है उस इन्फेंट का, ना उसके हार्मोनल प्रक्रिया चल रही है, सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन्स की, लेकिन फिर भी ब्लीडिंग। तो ये माँ का, पिताजी का, पीछे का कुछ लेके आगे वो होता है मैनिफेस्ट, है ना भाई? जी सर। हाँ, तो चलो यहीं रुकते हैं आज। सबको नमस्ते नमस्ते सर। भाई, सबको राम राम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। नमस्ते। राम राम बस राम सभी राम को राम राम। राम 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 जी सबको। राम राम भाई।